सवाल बड़ा है क्योंकि जब कोरम पूरा नहीं हुआ तो ऑनलाइन लिंक से सिंडिकेट मीटिंग करा दी गई। कोरम पूरा करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय का एक गजब का तरीका देखने को मिला है। दरअसल पहले ऑनलाइन लिंक से बैठक का नहीं था कोई भी आदेश जारी। सिंडिकेट की बैठक ऑफलाइन ही होनी थी आयोजित, लेकिन ऑफलाइन बैठक में सिंडिकेट का कोरम पूरा नहीं हुआ। बैठक में नहीं आए सदस्यों के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन लिंक भेज दिया। ऑनलाइन लिंक से विश्वविद्यालय पूरा करना चाहता था सिंडिकेट बैठक का कोरम। ऑनलाइन लिंक भेजने से सिंडिकेट सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। अगर पहले ही दे दिया जाता लिंक तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। दरअसल कोरम पूरा हुआ नहीं था और उसके बाद जो प्रोसेस हुआ उसको लेकर सवाल खड़े हुए, क्योंकि कोरम से कई जो सदस्य थे वो बाहर आ गए थे। सवाल फिर ये हुआ कि जब कोरम पूरा नहीं हुआ तो आदेश कैसे जारी हुए। लेकिन अब जो जानकारी है उसके मुताबिक दरअसल ऑफलाइन ये बैठक बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन जब कोरम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो फिर ऑनलाइन लिंक के जरिए बाकी जो सदस्य थे उनको इस मीटिंग के साथ जोड़ा गया। कोरम पूरा करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय का एक गजब का तरीका देखने को मिला। हालांकि तरीके में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी पहले से जानकारी नहीं थी। पहले ऑनलाइन लिंक से बैठक का कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ था। ये बैठक पूरे तरीके से ऑफलाइन आयोजित होनी थी और ऑफलाइन आयोजित भी हुई थी। लेकिन ऑफलाइन बैठक में जब सिंडिकेट का कोरम पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, जो फैसले लिए जाने थे, जब उन फैसलों के लिए कोरम के सदस्यों की संख्या उतनी नहीं हो पाई जितनी चाहिए थी, तो बैठक में एक नया तरीका निकाला गया और बैठक में नहीं आए सदस्यों के लिए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन लिंक भेज दिया। इस ऑनलाइन लिंक से विश्वविद्यालय सिंडिकेट बैठक का कोरम पूरा करना चाहता था। ऑनलाइन लिंक भेजने से सिंडिकेट सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। अगर पहले ही लिंक दे दिया जाता तो शायद उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस की हार का राजस्थान कनेक्शन। दरअसल गांधीनगर महानगर पालिका में कुल 44 सीटें हैं। बीते चुनाव की बात की जाए तो बीते चुनाव में 44 सीटों में से कांग्रेस के हिस्से में 16 सीटें आई थी और बीजेपी के हिस्से में भी 16 सीटें आई थी, यानी दोनों बीते चुनाव में बराबर की टक्कर पर थी। लेकिन इस बार 44 सीटों में से 41 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। यह कहा जा सकता है कि पालिका में पूरे तरीके से बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया, क्लीन स्वीप किया है, क्योंकि 44 में से 41 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया और जिस कांग्रेस के पास बीते चुनाव में 44 के मुकाबले 16 सीटें थी, वो सिमटकर महज 2 पर रह गई। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। दरअसल कांग्रेस के लिए गांधीनगर चुनाव परिणाम का एक ही संदेश है, एक ही मैसेज है। पंजाब में जिस तरीके की घटनाएं घटी हैं, पंजाब की घटनाओं से आलाकमान को सीधी चुनौती मिली है और कहा जा सकता है कि धीरे धीरे देश में कांग्रेस की एक लीडरलेस पार्टी की छवि बन रही है। दरअसल पंजाब में जिस तरीके से फैसला लिया गया, कैप्टन अमरिंदर को हटाया गया, नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद आलाकमान कठोर फैसले लेने की तैयारी कर रहा है और उस पर जमा रहेगा। लेकिन उसके बाद सिद्धू का इस्तीफा, यह कहना कि चरणजीत सिंह चन्नी उनकी सुन नहीं रहे, वहां से छवि बन रही है कि क्या कांग्रेस लीडरलेस पार्टी बन चुकी है। और इसी छवि के चलते आज गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई, या कहें कि कांग्रेस का लगभग क्लीन स्वीप हो गया। अब गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान में बीजेपी इससे काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि यदि इसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन पार्टी बनी रही, लीडरलेस पार्टी बनी रही, तो राजस्थान में अपने बूते अकेले क्या क्या करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसलिए आज लंबे समय के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। परिणाम गुजरात के गांधीनगर में आया, लेकिन उसका असर मुस्कान के तौर पर सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत के चेहरे पर दिखाई दिया है। और अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जो 2 दिवसीय इटली के दौरे पर रहने वाले हैं। G20 देशों की
संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हिस्सा लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष बिरला करेंगे सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व। दरअसल स्पीकर बिरला की अगुवाई में कल सुबह रोम के लिए भारतीय दल रवाना होगा। सम्मेलन के दौरान अनेक देशों की संसद के अध्यक्षों से होगी स्पीकर ओम बिरला की द्विपक्षीय वार्ता। इस दौरान आपको बताते हैं दरअसल कौन कौन से देश के अध्यक्ष वहां पर होंगे। यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस और अन्य देशों के संसदों के अध्यक्ष से उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के अध्यक्ष द्वारतो पचेके के साथ स्पीकर ओम बिरला की बैठक होनी है। और अब बात करते हैं धौलपुर अलवर में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया, यानी कि ड्राई डे घोषित किया गया है। 18 अक्टूबर को शाम 5 बजे से 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। 21 अक्टूबर की शाम 5 बजे से 23 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। बात अगर तीसरे चरण की करें तो तीसरे चरण के मतदान क्षेत्रों में 24 अक्टूबर शाम 5 बजे से ड्राई डे घोषित किया गया और ये 26 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ड्राई डे रहने वाला है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल 3 चरणों के अंदर चुनाव यहां होने हैं और चुनाव के मद्देनजर जिन इलाकों के अंदर चुनाव होने हैं वहां ड्राई डे घोषित कर दिया गया। धौलपुर अलवर का ये इलाका जहां पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं और चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है। एक बार फिर आपको बताते हैं दरअसल 18 अक्टूबर को शाम 5 बजे से 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक, फिर 20 अक्टूबर की शाम 5 बजे से 21 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक ड्राई डे नहीं रहेगा, लेकिन 21 अक्टूबर की शाम 5 बजे से 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक फिर ड्राई डे रहेगा। तीसरे चरण में मतदान क्षेत्रों में 24 अक्टूबर शाम 5 बजे से 26 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक ड्राई डे रहेगा। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। और अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी कैसे हुई, उनकी ताजपोशी के पीछे का रहस्य क्या था, उससे पर्दा अब धीरे धीरे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल हर किसी के जहन में होगा कि आखिर कैसे हुई भूपेंद्र के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी, जबकि उससे पहले उनका नाम दूर दूर तक रेस में नहीं था। आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कैसे भूपेंद्र पटेल को चुना है, उसके पीछे की रणनीति क्या रही, आगामी रणनीति को किस तरीके से साधा जाएगा, तमाम सवाल है। अब जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है समुचित कोरोना प्रबंधन में विफल था, जातिगत समीकरण और एंटी इनकम्बेंसी रूपाणी की विदाई का बड़ा कारण रहा। दरअसल हमने भी कई बार कोरोना काल में बताया कि अहमदाबाद में किस तरीके से कोरोना केसेस अनकंट्रोल हुए, गांधीनगर में अनकंट्रोल हुए। इसके अलावा भी पूरे गुजरात को देखेंगे तो एक दौर ऐसा था जब वहां कोरोना के केसेस अनकंट्रोल दिखाई दे रहे थे, सैंपलिंग नहीं हो पा रही थी, सैंपलिंग हो रही थी तो फिर उनकी रिपोर्ट आने में 6 से 8 दिन लग रहे थे। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से रूपाणी की विदाई गुजरात से हुई, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हुई। रूपाणी की विदाई के बाद एक ग्रास रूट चेहरे की तलाश थी शीर्ष नेतृत्व को, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को। आलाकमान ने वरिष्ठ प्रवेशक के तौर पर नरेंद्र तोमर को एक लिफाफा दिया, एक बंद लिफाफा दिया और साथ ही तोमर को विधायक दल की बैठक में इस लिफाफे को खोलने के निर्देश दिए। अक्सर बीजेपी ये करती है कि जहां भी इस तरीके के बदलाव किए जाते हैं, जो भी प्रवेशक होता है उसको एक लिफाफा देकर विधायक दल की बैठक में पहुंचा दिया जाता है और वो लिफाफा विधायक दल की बैठक में ही खोलता है। शीर्ष नेतृत्व को छोड़ दिया जाए तो किसी को यह पता नहीं होता कि उस लिफाफे के अंदर किसका नाम है। ऐसे में बैठक के अंदर लिफाफा खोलने पर भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया। अब जरा सोचिए उस दौरान भूपेंद्र पटेल क्या कर रहे थे, विधायक दल की बैठक में वो कहां पर बैठे थे। दरअसल नया नाम देख 4 नेताओं ने अनौपचारिक रूप से बैठक में भूपेंद्र पटेल को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वो अग्रिम पंक्ति में नहीं थे। ढूंढने पर भूपेंद्र पटेल अंतिम पंक्ति में पीले रंग के कुर्ते में बैठे हुए नजर आए। इस पर उन नेताओं ने भूपेंद्र पटेल से कहा कि आगे क्यों नहीं आते, उनसे आगे आने का आग्रह किया गया। तो भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आप
जिस तरीके की सेटिंग मैं कर रहा हूं मैं वहां खुश हूं। उनको फिर कहा कि आप आगे आकर क्यों नहीं बैठ जाते, पीछे क्यों बैठे हैं? भूपेंद्र पटेल ने जवाब दिया, मैं यहीं ठीक हूं, ऐसे ही पीछे बैठता आया हूं, ऐसे ही पीछे बैठता। और इसके बाद की गई मंच से भूपेंद्र पटेल के नाम की औपचारिक घोषणा सचमुच कितना विचित्र और विस्मरणीय रहा था शीर्ष नेतृत्व के ऐलान का यह तरीका। दरअसल किसी को नहीं था कि आलाकमान के इस अनएक्सपेक्टेड और सर्वसम्मत फैसले का अंदेशा। और आज इस नए चेहरे ने गांधीनगर निकाय चुनाव में खुद को सफल साबित भी किया। गांधीनगर नगर निकाय के चुनाव के अंदर 44 सीटों में से 41 पर बीजेपी जीती है, कमल खिला है। 2 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी। और यही है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अद्भुत कार्यशैली की किसी को पता नहीं चलता कि वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। और अब बात करते हैं जयपुर की न्यायपालिका में इतिहास में सबसे त्वरित फैसले की। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी गई। पोक्सो कोर्ट में जज विकास खंडेलवाल ने फैसला सुनाया। कोटखावदा थाना क्षेत्र में 26 सितंबर शाम को यह घटना घटी थी, यानी कि लगभग 1 सप्ताह पहले 25 साल के कमलेश ने 10.5 साल की पीड़िता के साथ ज्यादती की थी। पुलिस ने 27 सितंबर को 9 घंटे में जांच पूरी कर चालान पेश कर दिया था और यह भी अपने आप में एक इतिहास है। एसएसपी रचना मान ने 5 दिन में सभी 19 गवाहों के बयान करा दिए। अभियुक्त ने पीड़िता का गला दबाकर हत्या का भी प्रयास किया था। दरअसल अभियुक्त की 2012 में शादी हुई और शराबी होने पर 2020 में पत्नी छोड़कर चली गई थी। लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है, लगभग 7-8 दिन के अंदर यह फैसला आना, कठोर से कठोर सजा देना, यह एक नजीर है कि जो भी इस तरीके की दरिंदगी करे उन्हें कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि उनके अंदर डर पैदा हो। सामान्य वित्तीय व्यय लेखा नियमों में संशोधन, वर्क्स विभागों से जुड़े संविदा कार्य के लिए संशोधन किया गया है। संस्थापन और टूल प्लांट चार्जेस के आधार पर प्रतिशत दिया गया, उसका संबंधित प्रशासनिक विभाग करेगा रीएडजस्टमेंट। पिछले कुछ सालों की दर होगी विश्लेषण का आधार। यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा तय परसेंटेज दर उपभोक्ता कीमत सूचकांक से ज्यादा, तो वित्त विभाग की अनुमति होगी जरूरी। वित्त सचिव बजट ने फाइल पर अनुमोदन कर दिया है। और अब बात करते हैं 3 आरएएस अधिकारियों को जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। दरअसल उनमें नाम है गजेंद्र राठौड़ का, जिनको अब रजिस्ट्रार एमडीएस विश्वविद्यालय अजमेर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया, यानी कि अपनी तय जिम्मेदारी के साथ साथ वो अब ये जिम्मेदारी भी संभालते नजर आएंगे। इसके अलावा दूसरा नाम है राम अवतार मीणा का, जो अतिरिक्त निदेशक कोषागार आईसीडीएस का अतिरिक्त चार्ज संभालेंगे। ये भी तय जिम्मेदारी के साथ साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी के तौर पर ये पदभार संभालने वाले हैं, चार्ज संभालने वाले हैं। तीसरा नाम है जबर सिंह का, जिनको अब सहायक आयुक्त उपनिवेशन मोहनगढ़ जैसलमेर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ये भी तय जिम्मेदारी के साथ अतिरिक्त चार्ज के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। और अब बात करते हैं राजकाज की बातों की। दरअसल आईएएस भानु प्रताप येटुरु को पोस्टिंग का इंतजार है। 3 साल का डेप्यूटेशन पूरा कर वापस आ गए हैं। जुलाई 2018 में गए थे अपने गृह प्रदेश आंध्र, वहां थे सेक्रेटरी आईटी और कम्युनिकेशन। यहां भी सौंपी जा सकती है आईटी की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि 2003 बैच की सीनियर आईएएस अफसर हैं भानु प्रताप। अध्यक्ष ओम बिरला का 2 दिवसीय इटली दौरा, दोनों देशों के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों पर चर्चा होगी। दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने पर भी बात हुई है। दोनों देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने को लेकर भी बात हुई। स्पीकर बिरला ने देश के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव की भी जानकारी दी। लोकसभा की तरफ से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की गई।
नागरिकों के अभावों और कठिनाइयों को दूर करने में संसद की भूमिका पर भी चर्चा की गई। ग्रास रूट लेवल पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई। देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आयोजित कार्यक्रमों के बारे में भी बताया गया। लोकसभा की संस्था प्राइड की तरफ से आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। पीएसी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया गया। पीएसी को दिसंबर में पूरे हो रहे हैं दरअसल 100 साल और इस अवसर पर 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में होना है भव्य कार्यक्रम। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे होने की जानकारी दी गई। संसदीय प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा हुई। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का व्यापक संपर्क अभियान। 23 से 25 अक्टूबर के दौरान हो सकता है अमित शाह का दौरा। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र की 70 मंत्रियों की जम्मू कश्मीर यात्रा दूर दराज इलाकों में पहुंचकर बना रही हैं आम जनता से संपर्क। कश्मीर में सितंबर से शुरू हो चुके हैं केंद्रीय मंत्रियों के दौरे। मंत्रियों की 9 हफ्तों के भीतर अभियान सफल बनाने के निर्देश। और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने की नितिन गडकरी की तारीफ। अहमदाबाद में नितिन गडकरी को बताया सच्चा जनप्रतिनिधि और इस दौरान कहा कि देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं नितिन गडकरी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल है राकांपा और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी की जिस तरीके से शरद पवार ने तारीफ की है, उसके बाद अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार और उस सरकार के अंदर जिस तरीके के गठबंधन, ऐसा ना हो कि गठबंधन को तोड़ते हुए कुछ और नए समीकरण वहां बन जाए और इस तरीके के कयास वहां लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस बयान के बाद एक अलग तरीके के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। श्री बाघम्बरी गद्दी के नए मुखिया अब बलबीरपुरी बन चुके हैं। दरअसल उन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया गया था और अब वो गद्दी के मुखिया बना दिए गए हैं। प्रयागराज की बाघम्बरी गद्दी मठ के नए महंत बने हैं बलबीरपुरी। चादर विधि संपन्न पंच पंचमेश्वरों ने तिलक किया है। महंत बलबीर को बाघम्बरी गद्दी के साथ ही लेटे हनुमान मंदिर की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, यानी कि जो जिम्मेदारी इससे पहले नरेंद्र गिरी के पास थी, उस जिम्मेदारियों को अब बलबीरपुरी संभालते हुए नजर आएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की औषधि का कार्यक्रम भी हुआ और इसकी शुरुआत महंत बलबीर ने 16 सन्यासियों को दान दक्षिणा और भोजन करवाकर की है। लोकसभा में अभी तक उपसभापति की नियुक्ति नहीं हुई। पहली बार इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी है। इस पर हिंदुस्तान टाइम्स में पीडीटी आचार्य का लेख आया और ये लोकसभा का मामला है। हाईकोर्ट का दखल इसमें गैर जरूरी। लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में है उपसभापति का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष तय कर सकते हैं चुनाव की तारीख। उपसभापति की नियुक्ति हाईकोर्ट के दायरे में नहीं आती। लोकसभा के पूर्व महासचिव है पीडीटी आचार्य। वहीं कल से प्रदेश में शुरू होगी मानसून की विदाई। बीकानेर जोधपुर संभाग से मानसून की विदाई के लिए मौसम अनुकूल है। भरतपुर संभाग को छोड़कर प्रदेश की ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तरी भागों में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।